मेरा नाम अर्पिता है और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत पत्नी समझती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह मेरी गलतफहमी है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली में रहने वाली लड़की थी और एक लड़के से बहुत प्यार करती थी। वह लड़का भी मुझसे बहुत प्यार करता था। मेरी पढ़ाई पूरी होते ही उस लड़के ने मेरे घर पर रिश्ता भेज दिया और दोनों परिवार हमारी शादी के लिए राजी हो गए। कुछ दिनों बाद मेरी शादी हो गई। मेरे पति गवर्नमेंट जॉब करते थे और उन्हें सरकार की तरफ से एक घर मिला हुआ था। यह घर काफी अच्छा था। शादी के बाद मेरे पति का इरादा था कि वह अपनी पत्नी के साथ एक घर में रहेंगे। शादी के बाद मैं अपनी ससुराल में ही रहती थी। मैंने ससुराल वाले घर में 3 साल बिताए। 3 साल के बाद मेरे पति ने फैसला किया कि अब हम अपने घर में रहेंगे, जबकि मेरे पति की फैमिली बहुत अच्छी थी। उन्होंने भी हमसे कह दिया था कि हम अपने घर में जाकर रह सकते हैं। मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे और मेरे पास अभी तक कोई औलाद नहीं थी। जब हम इस नए घर में आए तो यह घर बहुत बड़ा था और मुझे इसकी साफ सफाई करने में बहुत परेशानी होती थी। मैंने अपने पति से नौकरानी रखने के लिए कहा था। एक दिन मैंने अपने पति से कहा, हमें इस घर में रहते हुए 1 महीना हो गया है और मैं रोज आपसे कह कर थक गई हूं कि मुझे एक नौकरानी की जरूरत है। मुझसे इस घर का काम नहीं होता, लेकिन आप मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हो। रोज मुझे कोई ना कोई बात कहकर टाल देते हो। इतने बड़े घर का काम मुझसे नहीं होता और ऊपर से मैं पूरे घर में अकेली रहती हूँ। आप तो सुबह निकलते हो और रात को ही घर में आते हो। सारा दिन मैं घर में अकेली रहती हूँ। अगर आपने नौकरानी का इंतजाम नहीं किया तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैंने कभी अपने मायके में इतना काम नहीं किया था क्योंकि मेरी माँ ने कभी भी मुझसे घर के कामकाज नहीं करवाए थे। ससुराल वाले घर में तो मेरे साथ ही मेरे सारे काम कर दिए जाते थे। अब जब मैं इस घर में आई हूँ तो मैं घर के काम करके थक गई हूँ। सारा दिन मैं घर में काम करती रहती हूँ और मुझे 1 मिनट को भी फुर्सत नहीं मिलती कि मैं आराम कर सकूं। मेरे पति का नाम राहुल था। राहुल मुझसे कहने लगे, अर्पिता, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने अपने गांव से एक लड़की का इंतजाम कर लिया है। 1 हफ्ते बाद वह लड़की आ जाएगी। तुमसे तो सब्र ही नहीं हो रहा। फुल टाइम नौकरानी बहुत मुश्किल से मिलती है और जैसे ही वह लड़की यहाँ आएगी तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तुम परेशान मत हो। राहुल मुझे रोज यही बात समझा कर टाल देते थे। कुछ दिन बाद राहुल घर आए तो मैंने देखा कि उनके साथ 18 साल की एक लड़की थी। उस लड़की को देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वह लड़की मेरे पति के पास ही खड़ी थी। मैं राहुल को गुस्से से देखने लगी। इतनी देर में मैं कुछ कह पाती, तभी राहुल समझ गए कि मैं उनको गुस्से में देख रही हूँ। राहुल ने मुझे उस लड़की से मिलवाया और कहने लगे, यह सुष्मिता है और आज से यह हमारे घर के सारे काम करेगी। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इसे घर के सारे काम समझा देना। मैंने सोचा है कि घर के बेसमेंट में जो कमरा है वह इसे दे दिया जाए ताकि यह अपना सामान वहां रख सके और वहीं पर रह सके। अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। यह सारे काम आसानी से निपटा देगी। राहुल की बात सुनकर मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब पत्नी समझ रही थी। आखिर मेरे पति मेरा बहुत ख्याल रखते थे और मुझसे बहुत मजाक भी करते थे। मैंने राहुल से कहा, जी, मैं इसे सारा घर दिखा देती हूँ और काम भी समझा देती हूँ। मैंने सुष्मिता से कहा, चलो सुष्मिता, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले चलती हूँ। सुष्मिता ने मुझसे कहा, मालकिन, और मैं उसे उसका कमरा दिखाने ले गई। मैंने सुष्मिता से कहा, तुम इस कमरे में अपना सामान रख दो और उसके बाद हमारे लिए एक अच्छी सी चाय बनाकर ले आओ। इसके बाद मैं अपने कमरे में गई और राहुल से कहा, राहुल, आज मैं बहुत खुश हूँ और अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। अगर सुष्मिता घर में नहीं आती तो मैं तो इस घर में काम करते करते ही इस दुनिया से चली जाती। मेरी यह बात सुनकर राहुल हंसने लगे और कहने लगे, अच्छी बात है ना, तुम्हारे इस दुनिया से जाते ही मुझे दूसरी शादी करने का मौका मिल जाएगा। वैसे भी तुम्हारे जीते जी तो यह सब कुछ नामुमकिन है। दूसरी शादी के बारे में सोचकर ही मेरा दिल नाचने लगता है। राहुल की बातें सुनकर मुझे उन पर बहुत गुस्सा आया। मेरे गुस्से भरी निगाह देखते ही राहुल खामोश हो गए। मैंने राहुल से कहा, मर्द होते ही बेवफा है।
पहली पत्नी के मरने का इंतजार करते हैं। चाहे उनकी पत्नी उनके लिए कुछ भी कर ले, लेकिन उनके दिल में तो हमेशा दूसरी शादी करने की चाहत जागती रहती है। मर्दों को इज्जत रास नहीं आती। मैंने राहुल को अच्छी खासी बातें सुना दी थीं क्योंकि यह पहली बार नहीं था। राहुल ऐसे ही मुझे छेड़छाड़ करके मजाक करते रहते थे। राहुल को आदत थी मुझे छेड़ने की और मुझे चिढ़ाने की। उन्हें बहुत अच्छा लगता था जब उनकी ऐसी बेतुकी बातों पर गुस्सा करती थी। राहुल ने मुझसे कहा, तुम तो बेवजह ही गुस्सा करती हो। तुम जानती हो कि घर में तुम्हारे अलावा मेरे पास कोई नहीं है जिसे मैं मजाक कर सकूं। और शायद तुम यह नहीं जानती कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारे अलावा किसी की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देख सकता। फिर भी तुम इस तरह की बातें कर रही हो। मर्द बेवफा नहीं होते, बल्कि औरतें शक करके उन्हें बेवफा बना देती है। असल में तो दूसरी शादी के पीछे पहली पत्नी का ही हाथ होता है। राहुल की बातें सुनकर मैं राहुल को घूरने लगी। तभी राहुल हंसने लगे और कहने लगे, अच्छा पागल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसी बातें मत किया करो और मुझसे गुस्सा मत हुआ करो। तुम गुस्से में और भी ज्यादा खतरनाक लगती हो। उनकी बात सुनकर मेरी भी हंसी निकल गई। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। मेरे पति राहुल मुझसे कहने लगे, आज हम बातों से ही पेट भरेंगे। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। कुछ खाने का इंतजाम तो करो। मैंने कहा, ओहो राहुल, मैंने तो आज खाना बनाया ही नहीं। भूख से मेरा बुरा हाल हो रहा है और तुम्हें झगड़ने के अलावा कोई दूसरा काम ही नहीं। आज तो सिर्फ बातों से ही मेरा पेट भरवाओगे। अभी राहुल की बात पूरी नहीं हुई थी कि इतने में दरवाजे पर सुष्मिता ने दस्तक दी और कहने लगी, मालकिन, खाना तैयार हो गया है। हम दोनों हैरानी से सुष्मिता की तरफ हंसते हुए देखने लगे। अपनी लड़ाई में हम दोनों यह भूल ही गए थे कि हमने तो नौकरानी भी रख ली है। सुष्मिता हमें हंसते हुए देखकर हमारी तरफ हैरानी से देखने लगी। मैंने सुष्मिता से कहा, तुम जाओ, टेबल सेट करो और हम आते हैं। मुझे देखकर सुष्मिता ने सर हिलाया और वहां से चली गई। मैंने राहुल से कहा, राहुल, हमें इस लड़की को अपने घर पर नहीं रखना चाहिए था। आखिर इस जवान लड़की की वजह से हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम न आ जाए। ऐसे किसी पराई लड़की को अपने घर में रखना कहीं मुश्किल न बन जाए। इसको यहाँ लाने से पहले आप एक बार मुझसे भी तो पूछ सकते थे। अगर आप मुझसे पूछ लेते तो मैं कभी भी जवान लड़की को यहाँ रखने की इजाज़त नहीं देती। मेरी बात सुनकर राहुल हैरानी से मेरी तरफ देखने लगे और कहने लगे, मुझे तो लगता है कि तुम अकेले घर में रह रहकर पागल हो गई हो। पहले तो तुम रोज मेरा दिमाग खराब करती थी कि नौकरानी की जरूरत है, और अब जब नौकरानी आ गई है तो तुम्हें दर्द हो रहा है। टेंशन मत लो, वह बेचारे गरीब परिवार से है, तुम्हारे सारे काम करेगी। वैसे भी वह मेरे दोस्त के गांव की है। वह इस लड़की को बहुत अच्छे से जानता है। टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, बेफिक्र रहो, मैं हूं ना। और वैसे भी वह लड़की शादीशुदा है। उसका परिवार गांव में रहता है और उन्हें पैसों की जरूरत है, इसलिए वह यहाँ काम करने आई है। उसके परिवार की जिम्मेदारी मेरे दोस्त ने ली है, तभी मैंने उसे यहाँ लाया है। और यह सोचो कि आज तुम्हें बैठे बिठाए खाना मिल गया है। अगर तुम्हें फिर भी इस लड़की पर कोई शक या एतराज है तो मैं इसे वापस भेज देता हूँ, लेकिन फिर मुझसे यह मत कहना कि तुम्हें नौकरानी चाहिए। मेरी बहुत सारी और भी जिम्मेदारियां हैं। रोज रोज तुम्हारी फरमाइशें पूरी नहीं कर सकता। मैंने राहुल से कहा, ठीक है राहुल, बस अब बहुत हो गया। मैं इस लड़की को 2-3 दिन देख लेती हूँ और उसकी आदतें समझ लेती हूँ। अगर सब ठीक रहा तो उसे रख लूंगी। अब चलो खाना खा लेते हैं, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। हम दोनों नीचे आ गए और देखा कि टेबल बहुत अच्छे से सजी हुई थी। खाना देखकर ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी होटल में हैं। राहुल ने उस लड़की की बहुत तारीफ की। उसने कई तरह के डिशेस बनाए थे और खाना बहुत टेस्टी था। राहुल ने कहा, ऐसा खाना तो मैंने सिर्फ होटल में ही खाया है। तुमने एक ही समय में इतनी सारी डिशेस बनाई है। तुम तो बहुत टैलेंटेड हो। पहले ही दिन तुमने इतना अच्छा खाना बनाया है, और सबसे अच्छी बात यह है कि तुमने मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं किया। सुष्मिता बहुत समझदार लड़की निकली। उसने पहले ही दिन हमारा दिल जीत लिया।
उसने मेरे कहने पर सब कुछ संभाल लिया था। राहुल कहने लगे, तुमने तो कमाल ही कर दिया। मैंने भी सुष्मिता की तारीफ की और कहा, तुम बहुत समझदार हो, खाना बहुत टेस्टी बना है। पहले ही दिन तुमने मेरा दिल जीत लिया। सुष्मिता बहुत सुंदर थी, देखने में बहुत अच्छी लगती थी। उसने काले रंग की चूड़ियां और नाक में नथनी पहनी हुई थी। ब्लैक कलर का सूट पहनकर वह गोरी सी लड़की और भी सुंदर लग रही थी। वह देखने में कहीं से भी गांव की नहीं लगती थी। मैं सुष्मिता को देखकर काफी इम्प्रेस हुई थी। कुछ दिनों बाद ही सुष्मिता की तबीयत खराब रहने लगी। एक दिन उसने मुझसे कहा कि उसे डॉक्टर के पास जाना है। वह अकेली ही डॉक्टर के पास गई और जब वापस आई तो मैंने पूछा कि क्या हुआ। उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन बाद में पता चला कि वह मां बनने वाली है। यह बात उसने मुझसे छुपाई थी। जब मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि जब से वह यहाँ आई थी तभी से वह मां बनने वाली थी। मैंने उससे कहा, फिर तुम्हारे पति ने तुम्हें इतनी दूर काम करने क्यों भेज दिया? तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। इस समय तो तुम्हें सबसे ज्यादा अपने पति की जरूरत है। सुष्मिता ने कहा, मालकिन, गरीब लोग ऐसी बातें नहीं सोचते, और वैसे भी हम गांव के लोग बहुत मजबूत होते हैं। बच्चे पैदा करना हमारे लिए आम बात है। मैं गांव में होती तो भी किसी न किसी घर का काम कर रही होती। यहाँ तो फिर भी मुझे सुकून है। आप और मालिक बहुत अच्छे हैं। मुझे यहाँ किसी की बातें नहीं सुननी पड़ती और तनख्वाह भी अच्छी मिलती है। मैं अपनी डिलीवरी के लिए पैसे जमा कर रही हूँ और यहीं पर डिलीवरी करवाऊंगी। गांव के अस्पतालों से मुझे डर लगता है। आप परेशान मत होइए, मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं आखिर तक अपने काम वैसे ही करती रहूंगी जैसे अभी कर रही हूँ। बस 2-3 दिन की ही बात होगी। सुष्मिता की बातें सुनकर मैं सहमत हो गई, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि राहुल ने यह बात मुझसे क्यों नहीं बताई। रात को जब राहुल घर आए तो मैंने उनसे पूछा, क्या तुम्हारे दोस्त ने यह नहीं बताया था कि सुष्मिता मां बनने वाली है? अगर तुम्हें पता था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? राहुल ने हैरानी से कहा, क्या सुष्मिता मां बनने वाली है? यह मुझे कैसे पता होगा? मैं तो आज तुम्हारे मुंह से यह बात सुन रहा हूँ। मैं तुमसे कोई बात नहीं छुपाता, लेकिन तुम मुझ पर बेवजह शक करने लगी हो। मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम सुष्मिता को लेकर हमेशा मुझसे सवाल जवाब क्यों करती रहती हो। अगर उसके बारे में जानने का इतना ही शौक है तो उसी से क्यों नहीं पूछ लेती हो? अगर तुम्हें मुझ पर शक है तो मैं कल ही उसे उसके गांव छोड़ आता हूँ। फिर तुम अपनी पसंद की नौकरानी ढूंढ लेना। राहुल मुझ पर गुस्सा करने लगे। वे मेरे सवालों से तंग आ चुके थे। वे रोज रात को थके हारे घर आते थे और मैं उनसे कोई ना कोई बात शुरू कर देती थी। उन्होंने मुझे कई बार समझाया कि तुम सुष्मिता के बारे में ज्यादा मत सोचा करो, वह अच्छी लड़की है। लेकिन मुझे अपने पति पर शक होने लगा था। मैंने राहुल से कहा, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी कि इसकी सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ जाएगी। मैंने इसे अपने काम के लिए रखा था। अब उल्टा मुझे घर के काम करने पड़ेंगे और उसकी भी देखभाल करनी होगी। अगर मुझे पहले से पता होता तो इसे कभी नौकरी पर नहीं रखती। यह बात खत्म हो गई और हम दोनों जगर कर सो गए। सुबह जब मैं उठी तो अचानक ही मुझे चक्कर आ गए और मैं गिरने लगी। उस समय राहुल भी घर पर ही थे। उन्होंने मेरी तबीयत खराब देखी तो कहा कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर ने हमें एक ऐसी खबर सुनाई जिसे सुनकर हम खुशी से पागल हो गए थे। डॉक्टर ने बताया कि मैं मां बनने वाली हूँ। यह खबर सुनकर मेरे पति के तो पैर जमीन पर टिक ही नहीं रहे थे। आखिर उन्हें 3 साल बाद औलाद की खुशी मिल रही थी। शादी के बाद मैंने काफी इलाज करवाए थे, लेकिन किसी भी डॉक्टर की दवाई से कोई फर्क नहीं पड़ा। राहुल के सर पर बच्चों का जुनून सवार था, लेकिन उन्होंने मुझे कभी शर्मिंदा नहीं किया। हालांकि उन्हें लगता था कि हमारी शादी को बहुत साल हो गए हैं, जबकि हमारी शादी को केवल 3 साल ही हुए थे। इतने कम समय में भी वे बच्चों को गोद लेने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन उनके दोस्त कहते थे कि अपना खून अपना ही होता है। इसी बात पर वे अपने ही खून का इंतजार कर रहे थे। अब जब उन्हें यह खुशी मिली तो वे अपनी खुशी को शब्दों में बयां नहीं कर पा रहे थे। राहुल ने पूरे अस्पताल में मिठाइयां बांट दीं। जब राहुल घर आए
तो उन्होंने सुष्मिता को भी यह खबर सुनाई और उसे कहा कि अब उसे मेरी बहुत देखभाल करनी है। राहुल मुझसे कहने लगे, देखो, तुम यहाँ बैठो और बेड से नीचे कदम भी मत रखना। मैं सुष्मिता को भी कहकर आता हूँ कि वह तुम्हारा ख्याल रखे। तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। राहुल की इतनी देखभाल देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। वे मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझ रही थी कि मुझे इतना प्यार करने वाला पति मिला। ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी की सारी खुशियां मेरे कदमों में आकर गिर गई है। अब मैं दुनिया की दूसरी बातों को भूलकर अपने आने वाले नए मेहमान की तैयारी करना चाहती थी। लेकिन जब से सुष्मिता ने इस खुशखबरी के बारे में सुना था, उसका मूड ऑफ रहता था। वह कहीं खोई हुई रहती थी। मुझे लगा कि शायद वह मेरे पति को मेरा ख्याल रखते देख सोचती होगी कि काश उसका पति भी उसका ख्याल रखता। मेरे पति मेरा बहुत ख्याल रखते थे। वे जबरदस्ती मुझे अपने हाथों से खाना खिलाते थे और मेरी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखते थे, जबकि सुष्मिता को कोई पूछने वाला नहीं था। सुष्मिता की डिलीवरी का समय करीब आ रहा था, जबकि मेरी डिलीवरी में अभी कई महीने बाकी थे। राहुल मेरी गोद भराई की रस्म करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मेरे ससुराल वालों और मायके वालों को घर पर बुला लिया था। यह सब देखकर सुष्मिता बहुत बुझी बुझी रहती थी और अपने कामों में व्यस्त रहती थी। मुझे अपने बच्चे की इतनी खुशी थी कि मैंने सुष्मिता पर ध्यान देना बंद कर दिया था। जिस दिन मेरी गोद भराई की रस्म थी, उस दिन पूरे परिवार ने इकट्ठा होकर मुझे बधाइयां दीं। सब लोग बहुत खुश थे। सब ने खाना खाया और खाना खाने के बाद सब एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे। मेरे ससुराल वालों का कहना था कि मेरा अब यहाँ अकेले रहना ठीक नहीं, लेकिन राहुल ने उनसे कहा कि वे मुझे अपने साथ इस घर में रखना चाहते हैं। उनकी जिद के सामने सब चुप हो गए। सब लोग बातें कर रहे थे कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। खुशी का माहौल गम में बदल गया। सुष्मिता सबके लिए चाय बनाकर सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी कि अचानक उसका पैर फिसल गया और वह सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हो गई। उसके सिर से काफी खून बह रहा था। राहुल उसे तुरंत अस्पताल ले गए और किसी को भी अपने साथ जाने नहीं दिया। राहुल को गए हुए काफी देर हो गई थी और मेहमानों को भी अपने घर वापस जाना था। मैंने मेहमानों से कहा कि आप बेफिक्र होकर चले जाइए, राहुल कुछ ही देर में आ जाएंगे। मेरी उनसे फोन पर बात हो चुकी है और सब कुछ ठीक है। यह सुनकर वे जाने के लिए तैयार हो गए। मेरी सास ने मुझसे कहा, अर्पिता बेटा, अपना ख्याल रखना और जैसे ही राहुल घर आ जाए हमें फोन करके बता देना। और हाँ, तुम अपनी नौकरानी को उसके घर भेज दो, उसे आराम की जरूरत है। मैंने कहा, ठीक है मम्मी जी, मैं ऐसा ही करूंगी। मैं भी चाहती हूं कि इन दिनों में सुष्मिता अपने गांव चली जाए। उसकी हालत अब घर के काम करने की नहीं है। मैंने कई बार उससे कहा भी था, लेकिन वह हमेशा टाल देती थी। जब सारे मेहमान चले गए तो मैं अपने कमरे में आकर बैठ गई। मैं बार बार राहुल को फोन कर रही थी, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। रात के 3 बज गए थे और उन्हें गए हुए 5 घंटे हो चुके थे। मुझे राहुल का इंतजार करते करते नींद आ गई। जैसे ही मेरी आँख खुली, मैंने देखा कि राहुल मेरे सामने खड़े थे। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ, तुमने इतनी देर क्यों लगा दी घर आने में? सुष्मिता कहाँ है? वह ठीक तो है ना? राहुल ने मेरा हाथ पकड़कर अपने सीने से लगा लिया और कहने लगे, शांत रहो अर्पिता, सुष्मिता अब इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनकर मैं चौंक गई और कहा, यह तुम कैसा मजाक कर रहे हो? राहुल ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूँ। सुष्मिता अब नहीं रही। मैंने पूछा, सुष्मिता कैसे मर सकती है? उसका बच्चा कहाँ है? राहुल ने बताया, उसका बच्चा पेट में ही मर गया था और उसके सिर पर गहरी चोट लगी थी, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मैं अभी उसका अंतिम संस्कार करके आया हूँ। अगर पुलिस को खबर लग जाती तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती थी और मेरी सारी जिंदगी अदालतों के चक्कर लगाते हुए बीत जाती। यह सुनकर मैं और भी परेशान हो गई। मैंने राहुल से पूछा, अगर उसके घरवाले हमारे घर आ गए तो हम क्या करेंगे? उन्हें क्या जवाब देंगे? राहुल ने मुझे तसल्ली दी और कहने लगे कि फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं सब कुछ संभाल लूंगा। बस तुम किसी से भी सुष्मिता के बारे में नहीं कहोगी।
मैंने कहा ठीक है, मैं उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। सुष्मिता की मौत पर मैं बहुत ज्यादा सोच में थी और दिन रात रोती रहती थी। आखिर हंसती मुस्कुराती हुई लड़की ऐसे अचानक इस दुनिया को छोड़कर कैसे जा सकती है। लेकिन वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाता है और सुष्मिता की मौत का जख्म भी अब हमारे दिलों से भरने लगा था। कुछ दिनों बाद हमारी लाइफ नॉर्मल सी हो गई थी। राहुल ने अपने ऑफिस से 2 महीने की छुट्टी ले ली थी। वह मेरा हर तरह से ख्याल रखते थे। जब रात को मैं सोचती थी तो मुझे न जाने कैसी कैसी आवाजें सुनाई देती थीं। 2-3 दिन तक तो मैंने इन आवाजों को इग्नोर किया, लेकिन एक दिन मुझे उन आवाजों से बहुत डर लग रहा था और मैंने राहुल को झकझोर कर उठाया। राहुल घबराकर उठे और कहने लगे कि क्या हुआ अर्पिता, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं तुम्हें अभी अस्पताल लेकर चलता हूँ। मैंने परेशान होते हुए कहा, राहुल, मेरी तबीयत खराब नहीं है, बल्कि मुझे किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। रोज मुझे ऐसी आवाजें सुनाई देती है और मैं इन आवाजों से डर जाती हूँ, लेकिन मैंने आपको नहीं बताया। आज मुझे इस आवाज से नींद नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है वह बच्चा जैसे हमारी बहुत करीब है और रो रहा है। मैंने राहुल से कहा, चलो हम बाहर चलकर देख आते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुसीबत में है और हमें पुकार रहा है। मेरी बात सुनकर राहुल बहुत परेशान हो गए थे और मुझसे कहने लगे, तुम किस तरह की बातें कर रही हो? मुझे तो किसी भी बच्चे की रोने की आवाज नहीं आ रही। यह सिर्फ तुम्हारा वहम होगा और कुछ नहीं। इसलिए इन सब बातों को छोड़ो और आराम से सो जाओ। वैसे भी तुम्हें आराम की ज्यादा जरूरत है। अगर फिर भी तुम्हें तसल्ली नहीं हो रही है तो मैं अकेला बाहर जाकर देख आता हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ नहीं आओगी क्योंकि कोई रिस्क नहीं ले सकता। राहुल की बात सुनकर लेट गई और राहुल कमरे से बाहर चले गए। कुछ देर बाद जब वह वापस आए तो मैंने बेचैनी से राहुल से पूछा, राहुल, बाहर कौन था? तो उन्होंने मुझे जवाब दिया, मैंने तुमसे कहा था ना, बाहर कोई नहीं है। यह सब तुम्हारा वहम है। शायद तुमने कोई सपना देखा होगा, इसलिए अब तुम कोई बहस मत करना और सो जाओ। अब इस बारे में हम कल सुबह बात करेंगे। यह कहकर राहुल लेट गए और अपनी आंखों पर बाजू रखकर सो गए। लेकिन मैं लगातार उन आवाजों के बारे में सोच रही थी। ऐसी आवाजें मुझे पहली बार नहीं आई थीं, बल्कि 3 दिन से लगातार मुझे यह आवाजें आ रही थीं और कई दिनों तक मुझे ये आवाजें सुनाई देती रहीं। मैंने हर बार राहुल को बताने की कोशिश की कि कोई बच्चा रोता है, लेकिन हर बार उन्होंने मेरा वहम कहकर मुझे डाल दिया और मैं भी सोच लेती थी कि हो सकता है यह मेरा वहम ही हो, क्योंकि अगर बाकी बच्चे के रोने की आवाज होती तो जरूर राहुल को भी सुनाई देती और यह सोचकर मैं भी तसल्ली से सो जाया करती थी। जब कई दिन ऐसे ही गुजर गए तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझसे जरूर कुछ छुपा रहे हैं। मुझे रोज रात की शांति में बच्चे की रोने की आवाज आती थी। यह मेरा वहम नहीं था, बल्कि इसके पीछे कोई बड़ा राज जरूर छुपा हुआ था और मैंने सोच लिया था कि जब तक इस राज से पर्दा नहीं उठा लूंगी तब तक सुकून से नहीं बैठूंगी। कुछ तो ऐसा जरूर हो रहा था जो मुझसे छुपाया जा रहा था। मुझे लगता था कि हो सकता है कि राहुल ने सुष्मिता को मारा हो और उसका बच्चा यही कहीं आसपास हो या फिर किसी मुसीबत में हो। मुझे उस मासूम बच्चे के लिए जरूर कुछ न कुछ करना था। यह सब सोचते ही मैंने पुलिस को फोन किया और पुलिस इंस्पेक्टर को इस बारे में सब कुछ बता दिया। मैंने पुलिस से कहा कि मैं चाहती हूं कि आप मेरे घर की तलाशी लें या फिर मेरे घर पर निगरानी रखें। मुझे रात को ऐसी आवाजें आती है। यह आवाजें मेरे घर से ही आती है या फिर मेरे किसी आसपास के पड़ोस के घर से। और मैंने पुलिस से कहा, सुष्मिता हमारे घर के बेसमेंट में ही रहती थी। आप उसके कमरे की भी तलाशी लेना, आपको जरूर वहां से कुछ न कुछ मिल जाएगा। पुलिस इंस्पेक्टर ने मेरी रिपोर्ट दर्ज कर ली और कहने लगे, ठीक है मैडम, आप फिक्र न करें, हम आपके साथ हैं। आपके पति को इस बारे में कुछ नहीं पता चलेगा और रात को हम आपके घर की तलाशी लेने जरूर आएंगे। 2 दिन तक तो पुलिस ने मेरे घर के बाहर और आस पड़ोस के घरों की छानबीन की। पुलिस वालों का कहना था कि मैडम, आप हमें गुमराह कर रही है, हमें तो ऐसी कोई आवाज नहीं आती। मैंने कहा, सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि शायद हमारे घर के बेसमेंट में ही सुष्मिता का बच्चा हो, क्योंकि जब से सुष्मिता गई है वो रूम तो लॉक रहता है
और उसकी चाबी मेरे पति के पास होती है। अगर मैं अपने पति से ज्यादा सवाल जवाब करूंगी तो वो मुझे गलत समझेंगे, इसलिए यह केस आप अपने हिसाब से हैंडल कर लीजिए। फिर रात को जब पुलिस हमारे घर आई और उन्होंने राहुल से कहा कि हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। राहुल उनसे कहने लगे, क्या आपको क्यों हमारे घर की तलाशी लेनी है? आखिर हमारे घर में ऐसा क्या है? पुलिस वालों ने कहा कि हमने आपके आसपास के घरों की भी तलाशी ली है। अब यहाँ सिर्फ आपका ही घर बचा है। अब हम आपके घर की तलाशी लेना चाहते हैं। सबसे पहले पुलिस ने बेसमेंट में जाने को कहा। जब पुलिस बेसमेंट में गई तो उन्होंने देखा कि रूम में ताला लगा हुआ था। उन्होंने राहुल से कहा, राहुल जी, हमें इस कमरे की चाबी चाहिए। हम इस कमरे को खोलकर देखना चाहते हैं। इंस्पेक्टर की चाबी मांगने पर राहुल के चेहरे का रंग उड़ गया था और वह परेशान लग रहे थे। उन्होंने कहा, इंस्पेक्टर साहब, आखिर क्या बात है? कुछ तो बताइए। मैं आपको ऐसे मेरे घर की तलाशी लेने नहीं दे सकता। आप मुझे जानते नहीं हैं। मैं कौन हूँ? पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, आप कोई भी हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं। अगर आप हमें चाबी नहीं देंगे तो हम इस दरवाजे को तोड़ भी सकते हैं। आप हमें धमकी देने की कोशिश मत करिए। हम तो बस यही जानना चाहते हैं कि आखिर इस घर में कौन सी खिचड़ी पक रही है। आज पड़ोस के लोगों की शिकायत है कि आपके घर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है, जबकि आपके घर में तो कोई बच्चा भी नहीं है, और यह बात सिर्फ रात को ही क्यों आती है? राहुल कहने लगे, आप कैसी बातें कर रहे हैं, इंस्पेक्टर? बच्चों के रोने की आवाज तो किसी के भी घर से आ सकती है। पड़ोस में बहुत सारे लोग हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन आपको हमारे घर पर ही क्यों शक है? हमारे घर में तो कोई बच्चा भी नहीं है। इंस्पेक्टर ने कहा, जी, इसीलिए तो हम आपके घर की तलाशी करना चाहते हैं। आखिर आपने इस कमरे में ताला क्यों लगाया हुआ है? आप इस ताले को जल्दी से खोलिए वरना हम दरवाज़ा तोड़ देंगे। राहुल ने दरवाज़ा नहीं खोला तो पुलिस वालों ने ही दरवाजे को तोड़ दिया। ताला खुलते ही सब लोग कमरे में चले गए। यह देखते ही सब के सब हैरान रह गए कि एक छोटे से बच्चे के साथ उस कमरे में सुष्मिता भी मौजूद थी। यानी जिस सुष्मिता को हम मरा हुआ समझ रहे थे, वह हमारी आंखों के सामने जिंदा थी। मतलब जिस बच्चे के रोने की आवाज मुझे सुनाई देती थी, यह मेरा कोई वहम नहीं था। मैंने आगे बढ़कर देखा तो सुष्मिता की गोद में एक बहुत प्यारी सी बच्ची थी जो देखने में राहुल की तरह लग रही थी। पुलिस को देखकर सुष्मिता बहुत डर गई थी और कहने लगी, मैंने कुछ नहीं किया। जो कुछ भी हुआ है, यह सब कुछ मालिक की वजह से हुआ है। मैं तो बस उनके हुक्म की गुलाम थी, इसीलिए जो कुछ भी वह मुझसे कहते थे, मैं वही सब कुछ किया करती थी। पुलिस वालों ने उसे कोई सवाल नहीं किया था, लेकिन फिर भी वह जवाब दिए जा रही थी। सुष्मिता कहने लगी, मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए। भगवान के लिए मुझे और मेरी बेटी को जाने दीजिए। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं तो खुद यहाँ इतने दिनों से कैद बनकर रह रही हूँ। यह कहकर सुष्मिता फूट फूट कर रोने लगी। मैंने आगे बढ़कर सुष्मिता को गले लगाया और उसे चुप कराने की कोशिश करने लगी। मुझसे सुष्मिता का रोना नहीं देखा जा रहा था। पुलिस ने राहुल से कहा, राहुल जी, अब आप सब कुछ यही बताएंगे या फिर हम आपको थाने लेकर चलें? इस बात से राहुल बहुत डर गए और कहने लगे, मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है। मेरे हालात ऐसे हो गए थे कि मुझे यह सब कुछ करना पड़ा। आप सुष्मिता से पूछ सकते हैं। मैंने उसे जबरदस्ती शादी नहीं की और ना ही उसके साथ कोई जबरदस्ती की। वह खुद अपनी मर्जी से मुझसे शादी करके यहाँ आई थी। हाँ, यह बात सच है कि यह मेरी पत्नी है और उसकी गोद में जो बच्चा है, वह भी मेरा ही है। राहुल की बात सुनकर सुष्मिता ने शर्म से आंखें नीचे झुका लीं और मैं हैरान होकर दोनों के चेहरे देख रही थी। मुझे अपने आप पर बहुत अफसोस हो रहा था कि मैं इतने महीनों से इन दोनों के हाथों बेवकूफ़ बन रही थी। राहुल ने बताया कि उन्हें बच्चों की बहुत ख्वाहिश थी, जबकि अर्पिता और मेरी शादी को 3 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक हमारा कोई बच्चा नहीं था। मैंने अर्पिता को कई डॉक्टरों को दिखाया था। डॉक्टर सिर्फ मुझे तसल्ली देते हुए कहते थे कि हो जाएगा, अभी आपकी शादी को इतना समय नहीं हुआ, आप परेशान मत हो। मैंने अर्पिता से कई बार कहा भी था कि हम किसी बच्चे को गोद ले लेते हैं,
लेकिन अर्पिता ने मुझे कभी बच्चों को गोद लेने नहीं दिया। फिर एक दिन जब मैं अपने दोस्त के साथ गाँव गया तो वहां मुझे सुष्मिता दिखाई दी। मैंने देखा कि सुष्मिता वहां पर बहुत बेरोजगारी की जिंदगी गुजार रही थी और लोगों के घरों में काम किया करती थी। सुष्मिता की ऐसी हालत मुझे अच्छी नहीं लगी। मैंने सोचा कि अगर वह मुझसे शादी कर ले और बच्चा पैदा करके मुझे दे दे तो उसकी लाइफ बना सकता हूँ। मुझे पता था कि अर्पिता मुझे दूसरी शादी करने की इजाजत नहीं देगी, इसलिए मैंने छुपकर सुष्मिता से शादी कर ली और उसे पैसों का लालच दिया। मैं शादी करके सुष्मिता को नौकरानी बनाकर अपने घर ले आया और इसी तरह वह हमारे घर में रहने लगी और घर के सारे कामकाज संभालने लगी। इसी दौरान मैं भी उससे रात के अंधेरे में मिलने जाता था। कुछ दिनों बाद पता चला कि सुष्मिता प्रेग्नेंट है, लेकिन सुष्मिता से शादी करना मेरे लिए जल्दबाजी साबित हुई। सुष्मिता के प्रेग्नेंट होने के कुछ महीनों बाद ही अर्पिता ने भी खबर दी कि वह भी प्रेग्नेंट है। अर्पिता के मां बनने की खबर सुनते ही मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने सुष्मिता से शादी करके बहुत जल्दबाजी कर दी। मुझे नहीं पता था कि सुष्मिता से शादी करने के बाद ही अर्पिता भी मां बन जाएगी। जब सुष्मिता को अर्पिता के मां बनने की खबर मिली तो वह मुझे धमकी देने लगी कि वह हमारे रिश्ते के बारे में अर्पिता को बता देगी। मैं अपनी जल्दबाजी से बहुत पछता रहा था, लेकिन मैं अर्पिता से बहुत मोहब्बत करता था। मैं अर्पिता को कभी छोड़ना नहीं चाहता था और मेरी नीयत में नहीं था कि मैं अर्पिता को धोखा दूं। मैं अर्पिता को नाराज करके पूरे खानदान को नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने सोचा कि सुष्मिता को गायब करवा दिया जाए। उस दिन जब सीढ़ियों से गिरकर सुष्मिता बेहोश हो गई तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा मौका और कोई नहीं होगा, इसलिए मैंने प्लानिंग करके सुष्मिता के मरने की झूठी खबर अर्पिता को बता दी और सुष्मिता के मर जाने का ड्रामा किया। बेसमेंट के कमरे में चुपचाप सुष्मिता और उसके बच्चे को लाकर बंद कर दिया। सुष्मिता मुझसे कुछ कह भी नहीं सकती थी क्योंकि उसे पता था कि उसका और उसकी बच्ची को संभालने वाला मेरे अलावा कोई और नहीं है। राहुल के मुंह से यह सारी सच्चाई सुनकर मुझे राहुल से नफरत होने लगी थी। पुलिस ने धोखाधड़ी के केस में राहुल को गिरफ्तार करना चाहा, लेकिन मैंने और सुष्मिता ने इस केस को वापस ले लिया, इसलिए मजबूरन पुलिस को खाली हाथ जाना पड़ा। पुलिस के जाने के बाद सुष्मिता मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी, मालकिन, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, लेकिन मैं भी क्या करती। मैं मजबूर थी और अपनी गरीबी भरी जिंदगी से तंग आ गई थी, इसलिए मालिक की बातों में आकर इनके साथ चली आई। मेरे परिवार में खाने के लाले पड़े हुए थे। मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी और मालिक को भी अपने बच्चे की जरूरत थी, इसीलिए मैंने अपनी गरीबी भरी जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए मालिक से शादी कर ली। आप फिक्र मत करिए, मैं आप दोनों की जिंदगी से जा रही हूं क्योंकि मुझमें हिम्मत नहीं है कि मैं यहाँ रहकर आपका सामना करूं। सुष्मिता अपनी बच्ची को लेकर जाने लगी। मैंने राहुल की तरफ देखा तो राहुल के चेहरे के भाव से लग रहा था कि वह चाहते हैं कि सुष्मिता हमारे घर से चली जाए। तभी मैंने सुष्मिता का हाथ पकड़ा और कहने लगी, सुष्मिता, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, तुम यही मेरे साथ एक घर में रहोगी। तुम तो मासूम हो, सजा उसे मिलनी चाहिए जिसने यह सब कुछ किया है। मेरी तरफ देखकर राहुल शर्मिंदा हो गए। आखिर राहुल ने हम दोनों के साथ बहुत गलत किया था। राहुल मेरे सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांगने लगे। मैंने राहुल की कोई बात नहीं सुनी और सुष्मिता का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले गई। मैंने फैसला कर लिया था कि जब तक राहुल अपनी बेटी को स्वीकार नहीं कर लेते, तब तक मैं उन्हें माफ नहीं करूंगी। मैं राहुल की तरह मतलबी नहीं थी। मैं चाहती तो उसी समय सुष्मिता को घर से बाहर निकाल सकती थी, लेकिन मैं उस बेकसूर के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकती थी और उन दोनों माँ बेटी के सिर से इज्जत की छत नहीं छीनना चाहती थी। कुछ दिनों बाद ही राहुल ने अपनी बेटी को स्वीकार कर लिया था और मैं भी माँ बन गई थी। मैंने भी एक बेटी को जन्म दिया था। जिस दिन मेरी बेटी पैदा हुई थी, उस दिन अचानक ही राहुल को हार्ट अटैक आया था। उस दिन राहुल भी अस्पताल में भर्ती थे। अचानक ही राहुल की तबीयत बिगड़ गई और राहुल इस दुनिया से चले गए। मेरे ऊपर तो जैसे मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा था। अब मैं अपनी बच्ची के सहारे जीती हूँ। राहुल ने मेरे साथ और सुष्मिता के साथ जो किया, उसकी सजा उन्हें मिल चुकी थी। राहुल की मौत के बाद सुष्मिता अपनी बेटी को लेकर गांव चली गई। दोस्तों,
मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि अगली कहानी सबसे पहले आपको मिले।